सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल की अहम डेवलपमेंट के बाद कि पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर का इंतखाब हुआ है, इस इंतखाब के बाद क्या पाकिस्तान की सियासी डायनेमिक्स बदलेंगी? क्योंकि इसी को बहुत बड़ा आइस ब्रेकिंग इवेंट कहा जा रहा है। क्या चैलेंजेस होंगे महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए, या फिर वो पार्लियामेंट की असम्बली के फ्लोर पे ही उनके लिमिटेशंस होंगी? क्योंकि इससे पहले वो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स का हिस्सा रहे, उन्होंने बड़े बड़े डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उनका पॉलिटिकल करियर भी ऐसे शुरू हुआ। लेकिन इस वक्त जो उनको चैलेंज दिया गया है, दो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको उन्हें एड्रेस करना है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ उनके पुराने सियासी दोस्त नवाज शरीफ है। इन्हीं मामलात के ऊपर तफसील से बात करेंगे। एजाजुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सरबराह मुस्लिम लीग ज़ा। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। एजाज साहब, क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है अचकज़ई साहब से? और अगर प्रैक्टिकल होकर सोचें तो आप इस अपॉइंटमेंट को कैसे ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अचकज़ई साहब को मैं 1990 से असम्बली में आते रहे हैं, कभी इकट्ठे भी बैठे हम 2002 की असम्बली में अपोजिशन में थोड़ा अर्सा हम इकट्ठे बैठे हैं। तो अचकज़ई साहब की सियासत जो है ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं या प्रो डेमोक्रेसी कह सकते हैं या प्रो कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, बट ही इज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्सट्रीम पे जाएंगे और गाली गलोच करेंगे, और मतलब वो हदायत ज़रूर देंगे, वो एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी को वो किसी का बदतमीज़ी करें, जैसे कि आजकल पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर या सोशल मीडिया पे उस पीटीआई के लोग करते हैं। इस लिहाज से उनको भी मेरे ख्याल में मायूसी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अचकज़ई साहब एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ही इज़ प्रो पार्लियामेंट, ही इज़ प्रो डेमोक्रेसी, और वो जो है वो एक किरदार अदा करेंगे अगर पीटीआई ने उनकी बात सुनी। और अगर उनकी पीटीआई ने बात सुनी, मुझे लगता ये है कि पीटीआई वाले भी बहुत जल्दी महमूद अचकज़ई साहब के भी खिलाफ ना हो जाएं कहीं। तो दूसरी तरफ वो अगर इमरान खान से कोई उनकी मुलाकात हो, अगर उनको कायल कर सकें जी कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालना है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे महमूद अचकज़ई साहब के मुस्लिम लीग के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, क्योंकि ये जो आप दोहरा रहे हैं, ये बात कल भी हुई है, इख्तियार वली ने भी ये बात की है हमारे प्रोग्राम में कि फायर कर देंगे इमरान खान अचकज़ई साहब को, और बस यही कहा उन्होंने। और फिर मैंने जब इसको मज़ीद डिग करने की कोशिश की, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि इमरान खान एक सख्त जहनीत के मालिक है, ऑटोक्रेटिक उनकी जहनीत है, और जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अचकज़ई साहब। और वो पहले भी अपनी पार्टी में सीनियर लीडर्स के साथ यही कर चुके हैं, ये तो फिर भी पार्टी से बाहर से आए। तो आपको क्यों लगता है कि मुखालफत अचकज़ई साहब की बढ़ जाएगी? देखें, एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इस वक्त पीटीआई जो है सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट के अंदर, या थी पहले, अब नहीं है तो पहले थी, मतलब सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन इतनी बड़ी जमात के अंदर अपने अंदर से जो पार्टी अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ना मुंतखब ना कर सके, इसका मतलब है कि देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन दी वर्कर्स एंड दी लीडरशिप। तो इसमें ये एक तो ये बड़ा सवालिया निशान है। और जब अचकज़ई साहब एक किरदार अदा करेंगे, और मेरे ख्याल में वो ये किरदार अदा करेंगे कि वो इसके बावजूद कि वो सख्त तकरीर करेंगे, हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलें ना बोलें, अब उनका रवैया भी तब्दील होगा, क्योंकि ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है जिस पे कि वो अब आ रहे हैं। तो वैसे तो मुखालफत करने की वजह से मैं भी कह सकता हूँ कि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बात समझे ही ना। जब उनको बात समझाई जाती है तो वो बात समझ भी जाते हैं, लेकिन अगर एक शख्सियत जाकर उनको समझाती है ना कि जी आप बातचीत के जरिए करें, तो जब दूसरे जाकर उनको कहेंगे नहीं जी बस आप तो कामयाब होने वाले हैं, आप तो पै जाओ, मतलब लड़ लो इनसे,
तो वो जी, फिर वही इजाज़ बात अलग शुरू साहब करते हैं प्लीज़ यहीं मुझे पे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जितने भी अदवार थे मुज़ाकरात के, आप उसका एक अहम हिस्सा थे और आप बहुत होपफुल थे कि कामयाब होंगे। और एक पॉइंट पे आपने मेरे प्रोग्राम में ये भी कहा था कि इमरान खान की जहन साजी की जाती है और फिर वो लोग नहीं इसके ऊपर चीज़ों को वर्कआउट करते। लेकिन ये पहले की बात थी। उस वक्त एटलीस्ट पीटीआई में जो एक मुख्तलिफ ओपिनियन थी वो इस हवाले से आ रही थी कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, जिसकी मुलाकात होती थी उस वक्त ये डिफरेंसेस थे। अभी तो दो लोग हैं जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई सड़क पे, कोई असम्बली के फ्लोर के ऊपर यही कह रहे हैं कि दो प्लेयर्स इमरान खान ने ग्राउंड में छोड़ दिए और दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। अब गवर्नमेंट को क्या चैलेंज होगा और पीटीआई को क्या चैलेंज होगा एंगेजमेंट को लेके, क्योंकि पहले भी नाकाम हुए और अब मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हो गई। देखें, जब तक तो गवर्नमेंट की कोलिशन इंटैक्ट है और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जिनमें अब कुछ दूरियां आ रही हैं इकट्ठे रहेंगे तो गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं है। पीटीआई इस वक्त अंडरडॉग है बेसिकली, इफ यू लुक पॉलिटिकली, तो ये पीटीआई पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। हुकूमत को तो कोई ज़रूरत नहीं है, हुकूमत के पास तो अब सिंपल मेजॉरिटी भी है और कुछ हद तक अगर उन्हें पीपल्स पार्टी भी छोड़ जाए तो शायद वो सरवाइव कर लें अगर उनको सपोर्ट रहे बाकी इदारों की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब की बात कर रहे थे ना, मैंने कहा कि जब हम मिला करते थे और उनको ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट बात करने को कहते थे, उन दिनों में जब उनकी सख्त तलखी थी तो वो बयान दे देते थे, दिया उन्होंने, मेरे कहने पे भी दिया कि भाई मैं फौज हमारी है, हम फौज में से है। लेकिन 2 दिन के बाद फिर कुछ आकर और कुछ कान में कहता था तो वो उसके पीछे लग जाते थे और फिर वही बात शुरू हो जाती थी। तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने तकलीफ भी देखी है, इस वजह से इंसान थोड़ा सा हार्श हो जाता है। यही हालत थी नवाज शरीफ साहब की 1999 के कू के बाद कि उन्होंने बड़ी तकलीफ देखी थी और उनके दिल में भी आया। अगर उनकी 1-2 तकरीरें जो बाहर बैठकर उन्होंने की हैं और जो इंटरव्यूज दिए हैं अगर वो सुन लें आप, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान से बढ़कर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही है और सिर्फ एक 9 मई का टैग है जो बाकी जमातों पर नहीं लगता, वरना बहुत सख्त बयान दिए गए। एजाज साहब ये भी बताइएगा कि अभी पीटीआई कह रही है कि हमें जो दिया ये अपॉइंटमेंट, ये तो हमारा हक था और वो दे डोंट सीम टू बी थैंकफुल अबाउट इट, जो भी हालात है इस वक्त पीटीआई के लिए। ऑन दी अदर हैंड अचकज़ई साहब ने अपनी पुरानी दोस्ती, अपने पुराने सियासी ताल्लुकात की बुना पे यहाँ तक वो पहुँचे हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ इमरान खान का नैरेटिव फॉलो करते तो उनके लिए ये अपॉइंटमेंट नामुमकिन थी। इस बात की अहमियत का एहसास होगा पीटीआई को? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई के अंदर स्वाय चंद लोगों के किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। जो उनके एमएनएज हैं और जो पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी में है लोग, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। शायद बैरिस्टर जो चेयरमैन है वो और चंद एक लोग चीफ विप उनके हो गए, दीगर को मालूम हो गया क्या हो रहा है, बाकी किसी को मालूम ही नहीं होता। जहाँ तक ये अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इससे खुश है कि जी हमारे ऊपर किसी को मुसल्लत किया गया है। दूसरी तरफ अगर पीटीआई ये समझ रही है कि अचकज़ई साहब जो है वो जाकर वो लड़ेंगे, मारेंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता वो करेंगे। वो इनको वापस भेजेंगे, जाओ चेयरमैन जो है पार्लियामेंट्री जाएँ, कमेटीज़ में वापस जाएँ और वो कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू के ज़रिए निकले और मामला जो है, जमहूरियत जो है वो पटरी से ना उतरे। ठीक है। एजाज साहब, कल महमूद अचकज़ई ने यह भी कहा कि आप एक कौमी हुकूमत बनाएं और फिर 4 माह के बाद इलेक्शन करवा दें, और इसके लिए नेशनल डायलॉग कमेटी जो बनी है, फवाद चौधरी वगैरह ने बनाई है, वो भी यही कह रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए मानेंगे? क्योंकि हलकों में ये बात तो बहुत पहले से है और ये कोई नई बात नहीं है, बात बार होती है। नहीं, ये तो कोई मुझे नहीं लगता कि 4 माह होंगे और कोई इलेक्शन होंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं होंगे। ये बात भी मेरी आज नोट कर लें। अगर किसी ने समझा कि ये असेंबली को घर भेजकर कोई इलेक्शन करवा देंगे तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि जमहूरियत के अंदर जब तक के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ना हो तो वो जमहूरियत पायदार नहीं होती और कोई जमहूरी पार्टी ये नहीं चाहती कि हम लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस करवाएं। तो अगर ये आप ये कह रहे हैं कि 4 माह के बाद इलेक्शन नहीं होंगे, या वैसे ही कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे और मुद्दत बढ़ाई जाएगी? मैं कह रहा हूँ कि देखें, क्यों हुकूमत को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे? उनके ऊपर कोई प्रेशर है
जब प्रेशर नहीं है तो इस तरह तो 2018 में भी, 2013 में भी और 2008 में भी ये बातें तो चलती आ रही हैं 1990 से, बल्कि 88 से। तो फिर आपको लगता है कि पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ सकती है? पार्लियामेंट की मुद्दत तो मुझे नहीं पता बढ़ सकती है कि नहीं, लेकिन अभी 3 साल तो है ना बाकी इनके पास। ये 3 साल अपना काम कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या बढ़ाना है या घटाना है या क्या करना है। इससे पहले भी मईशत के बारे में यही फीडबैक आता है कि कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल 96 में यूएई से पाकिस्तान ने 1 साल के लिए 45 करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन आज तक वापस नहीं किया। कोई ऐसा आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है इक्का दुक्का के अलावा जो पूरा किया। और अब ये इस तरह की बातें, तो हुकूमत को क्यों इसको संजीदगी से नहीं लेना चाहिए? नहीं, ये तो हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए कि हुकूमत की डिलीवरी और परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू एक्सपेक्टेशंस। ये तो मतलब उसके कोलिशन पार्टनर्स भी उनको ये कहते हैं। और हुकूमत के पास वो टीम नहीं है, ना इकोनॉमिक टीम है, ना फाइनेंशियल टीम है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, ना सूबों में अमांगी है ताकि कोई एक सी जो है वो बनाकर कौमी पॉलिसी बनाकर सामने ला सकें। तो ये तो हर एक को मालूम है कि जी मईशत जो है बिल्कुल डूबती जा रही है, इंडस्ट्री जो है वो जा रही है, एफडीआर वाले जो हैं वो लोगों के ऊपर चढ़े हुए हैं, किसी की जाके सील कर रहे हैं, किसी के अकाउंटों में से पैसे निकाल रहे हैं। बिजनेसमैन कैसे काम करेगा? 90% ऑफ द बिजनेसमैन इन पाकिस्तान हैव टेकन देयर मनी आउट अनफॉर्चुनेटली। हर किसी ने बाहर जाके दफ्तर बनाए हुए वहीं से कारोबार कर रहे हैं, और पाकिस्तान में तो सिर्फ आने जाने के लिए और कोई छोटा सा मामला यहाँ रखा हुआ है। तो उसके अलावा तो यहाँ पे कोई बिजनेस चल, हाँ गाड़ियों का बिजनेस चल रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आम बिजनेस जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है या जो बाहर से एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को, बाहर से पैसे लेकर आता है, या फिर बाहर से भी आप समझ लें कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत शुक्रिया इजाज़त लक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शिफा यूसुफजई साहबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त तज्जिया करती हैं हालात के ऊपर। इसार राना साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जिया निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शिफा, कल हमने देखा इवेंचुअली नोटिफिकेशन अपोजिशन लीडर का पीटीआई की क़यादत को दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो हमें नज़र आनी चाहिए एक लचक पीटीआई के बिहेवियर में, वो नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजह? आपको लगता है कि अब पीटीआई को कुछ ऐसे जेस्चर्स देने चाहिए जिससे मामलात आगे बढ़ सकें? क्योंकि ये बड़ा सिंबॉलिक है कि पीटीआई की लीडरशिप को बुला के ये नोटिफिकेशन दिया गया, अचकजई साहब को नहीं दिया गया था। अच्छा, हाँ, थैंक यू सो मच बतूल फॉर हैविंग मी। लचक तो देखिए, मुझे इस तरीके से तो ज़रूर नज़र आई कि हम अचकजई साहब देते हैं, नोटिफिकेशन पे भी मैं आती हूँ कि वो क्यों किस तरह से दिया गया, लेकिन देखिए बहरहाल नोटिफिकेशन हो गया, अचकजई साहब अपोजिशन लीडर नामजद हो गए और बाकायदा तौर पे एक ऑफिशियल जो एक पोजीशन थी वो वाज़ेह हो गई कि पोजीशन लीडर अब अचकजई साहब हैं। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ देखी कि अचकजई साहब असद कैसर साहब के साथ लेकर उनको सिंध के दौरे पर निकल गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने खुर्शीद शाह साहब और उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत हुई, और वो उधर तो मुझे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आई। एक तरीके से अचकजई साहब ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इंक्लूसिविटी जो है वो होनी चाहिए सियासत में, और इंक्लूसिविटी का पैगाम लेकर वो खुर्शीद शाह साहब और ये सिंध का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, असद कैसर साहब के साथ कर रहे हैं, ये भी बड़ी सिंबॉलिक चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको आप जहन में रखें कि असद कैसर साहब के हवाले से आम हलकों में ये बातचीत हमारे तक पहुंचती है, आप तक भी पहुंचती होगी बिल्कुल, कि असद कैसर साहब अचकजई साहब के अपोजिशन लीडर बनने से या इस पोजीशन पे उनको देखने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे या रखते हैं। अब उसी शख्स को कि जो तहफ़्फ़ुज़ात रखता था उनको वो साथ लेकर यहाँ इस दौरे पर निकले हुए हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात से एज इन के क्या अचकजई साहब की नामजदगी ठीक है या जो भी उनके जहन में और सवाल होंगे अचकजई साहब के हवाले से, लेकिन बहरहाल जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे यहाँ पर भी अचकजई साहब कामयाब हो गए हैं कि उसी शख्स को जिसके हवाले से मीडिया में ये बातचीत की जाती थी कि शायद उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अचकजई साहब के हवाले से, उनको लेकर और दूसरी तरफ फिर सिंध जाकर और उनके लीडरान से, पीपल्स पार्टी के लीडरान से मुलाकात होना, ये दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और पीटीआई की तरफ से जाहिर है, इमरान खान की तरफ से अगर हम बात करें, पीटीआई तो चलें वही फॉलो करती है जो कहते या करते हैं। इमरान खान ने अचकजई साहब को ये मैंडेट दिया हुआ है कि चाहे आप
मुज़ाकरात करें या चाहे आप एहतजाज करें। ये दोनों चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ अचकज़ई साहब के पास मौजूद हैं। अब अचकज़ई साहब को ज़ाहिर है फर्दर ये स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है कि उन्होंने मुज़ाकरात की तरफ जाना है या एहतजाज की तरफ जाना है या दोनों स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको फॉलो करना है। और साथ ही हम ये भी ज़हन में रखें बतूल के अचकज़ई साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल के जिन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को बनाने में और इस फोरम को लॉन्च करने में बाकायदा तौर पे अचकज़ई साहब इज़ वन ऑफ द मेन की फेसेस। और दूसरी चीज़ ये कि अचकज़ई साहब ने बड़ा क्लोजली पीटीआई को भी मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, ये चीज़ देखी कि कहाँ पर वो एहतजाज करते हुए कामयाब हुए, कहाँ पर एहतजाज करते हुए नाकाम हुए, कहाँ पर मुज़ाकरात करते हुए कामयाब हुए और कहाँ पर मुज़ाकरात करते हुए नाकाम हुए। तो अचकज़ई साहब ने भी बड़ा क्लोजली पीटीआई को वॉच किया है और भी जो है वो असद कैसर साहब को इस जो अचकज़ई साहब हैं उनको इस हद तक सपोर्ट कर रही है कि असद कैसर साहब जो है अचकज़ई साहब के साथ इस सिंध के दौरे पर हैं। तो दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी, अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब, पीटीआई, यहाँ पर तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी का मामला नजर आ रहा है। अब हुकूमत ने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो किस हद तक संजीदा लेते हैं अचकज़ई साहब की नामजदगी को और अचकज़ई साहब के इस मैंडेट को जो इमरान खान ने उनको दिया हुआ है कि बात करनी है या एहतजाज करना है, योर कॉल। बिल्कुल इसार साहब, ये शफा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन थी पीटीआई के अंदर अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट को लेके एंड असद कैसर वाज वन ऑफ देम। और इसीलिए जब टीटैप का दौरा भी लाहौर हुआ था तो उसमें भी सीनियर रहनुमा मिसिंग थे और ये सवाल उठ रहा था कि किस तरह की यकजहती है जिसमें कुछ रहनुमा मौजूद नहीं है। लेकिन अब कराची के दौरे से ये इफ़ेक्ट भी ज़ायल हो रहा है। आपके मुताबिक अचकज़ई साहब विल बी एबल टू कीप अप विद पीटीआई's इंटरनल फ्रिक्शन, क्योंकि पीटीआई के अंदर ही ये लोग कहते हैं कि अब जो भी मैंडेट है उनको दे दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली मैंडेट क्या है ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जाता है पता नहीं कि क्या करना है, उनको भी नहीं पता कि क्या करना। देखिए, अगर आप और शिफा दोनों एक बात पे मुत्तफिक हैं तो मेरी क्या मजाल है कि मैं उससे इनकारी हो जाऊँ। तो बेहतरी है मैं आप दोनों की बात को एग्री करूँ। लेकिन बात यह है कि पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स या पीटीआई की पॉलिटिक्स और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये दो अलग चीज़ें हैं, इनको हम आपस में मिक्स ना करें। पीटीआई की जो भी वो पॉलिटिक्स हो रही है उसको इस टाइम तो अफसल आफरीदी लीड कर रहे हैं और वो इस टाइम भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो इस टाइम स्ट्रीट उसके लिए बाहर निकले हुए वो, तो वो एक अलग चीज़ है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, आप ऐसे समझ लें कि इमरान खान ने बेअकुल दो खिलाड़ी मैदान में उतारे। एक अग्रेसिव है, फास्ट बॉलर है, तिखा है और बाउंसर पे बाउंसर मार रहा है। एक है जो स्पिनर है, एक लाइन लेंथ से गेंद कर रहा है मुसलसल, जहाँ पे वो बैट्समैन से गलतियां करवाता है। दो डिफरेंट बॉलर हैं जो इस टाइम ग्राउंड में है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ मामला को अपना ठीक करना चाहते हैं। इमरान खान ने तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में पॉलिटिक्स का नमूना पेश किया है और ये बात कहना कि असद कैसर ये फ्रिक्शन है ये वो, तो जमहूरी जमातों में अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो और मुस्लिम लीग नून में होगी, जहाँ पे आज तक कभी कोई आपको इख्तलाफ की एक खबर नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे जमहूरी। अच्छा इसार साहब, आगे बढ़ने से पहले जो आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, ये जमहूरियत है, तो क्या पीटीआई ने वही स्ट्रैटेजी अपना ली है जो माजी में नून लीग की होती थी कि एक भाई रिकन्सिलिएशन करेगा, एक भाई मुज़ाहमत करेगा, लेकिन सियासत अच्छी चलती रहेगी? लेकिन उनकी हिस्ट्री में 9 मई नहीं था ना, तो ये कैसे सूट करता है पीटीआई? एक आर्मी चीफ का तैयारा अगवा करना था, उनकी हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना था, उनकी हिस्ट्री में ताकतवरों को गाड़ियां दे के और कोठियां बना के दे के सियासत पे कब्जा करना था, उनकी हिस्ट्री में उसामा बिन लादेन से पैसे लेके अदम एतमाद लाना था, उनकी हिस्ट्री में आईएसआई से पैसे लेके इत्तेहाद बनाना था। उनकी हिस्ट्री कोई इतनी पाक साफ तो नहीं है कि हम ये कहें कि जी एक चूंकि 9 मई नहीं है तो वो बड़े दूध के धुले में। और 9 मई की जहाँ तक बात है, मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ कि कोई ऐसा हमें बनाना चाहिए कि हमारे हीरोज जो हैं, हमारे शोहदा, उनकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे और लेकिन और उन तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो 9 मई। लेकिन जो स्ट्रैटेजी अपनाई है ये आपको कामयाब स्ट्रैटेजी लग रही है? अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं, वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं। मेरा इलाज मेरे चार घर के पास नहीं। इस निज़ाम में तो इमरान खान का इलाज मुमकिन नहीं है। ये आप साथ खेलते रहें, गुड्डी गुड़िया का ब्याह करते रहें
आपको भी पता है गुड्डी और आपको भी पता है गुड्डा दोनों को प्रोडक्शन नहीं दे सकते, लेकिन बड़े एहतमाम से बच्चे शादियां करते थे। जहां पे ये मामला हल होना है वो कहीं और है, और वो कब होना है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस दिन उस वहां दो में मामला ठीक हो गया तो नीचे सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। और अगर नहीं होता तो ये नीचे ऐसे खेलते रहे, सियासत जमहूरी टाइप कोई गेम खेलते रहे। ये जो क्वार्टर हुकूमत है, मैं इसे क्वार्टर हुकूमत इसलिए कहता हूँ कि खुद इनका वजीर दिफा ने कहा कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो मैंने कैलकुलेट किया तो इसमें इनका क्वार्टर हिस्सा बनता है, 75 किसी और का है। तो ये खेलते रहे, इसी तरह करते रहे। देखिए ना, अभी आपने इंट्रो में कहा कि क्या कहते हैं अब उन्होंने इनका वो बना दिया है, अब क्या पीटीआई में जवाब में कोई नरमी आएगी? भाई हमारा जो हकूक हैं वो भी हमें शराइत पे मिलते हैं। लेकिन अब इसार साहब, अभी हम चूंकि स्पेसिफिकली अचकज़ई साहब से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वो क्या कर सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं, वरना तो बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। मैं शिफा की तरफ भी जाऊँगी, लेकिन प्रिसाइजली बस मुझे ये बता दें कि अचकज़ई साहब ज़हनी तौर पे क्लियर हैं कि अब ये पोस्ट, क्योंकि पहले तो ये नहीं पता था ना कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनको अपने पुराने नून लीग के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पे ये पोस्ट तो मिल गई, लेकिन अब वो क्लियर हैं कि उनको अपने पुराने ताल्लुकात भी कैसे मेंटेन करके रखने हैं और इमरान खान के साथ भी यकजहती कैसे बरकरार रखनी है, क्योंकि ये ओपिनियन पाई जा रही है कि इमरान खान ज़्यादा देर तक अचकज़ई को इस कुर्सी पे नहीं रहने देंगे, बदल देंगे। मुझे नहीं पता है कि ये ओपिनियन कौन बनाता है। जेल में वो बैठा हुआ है और उसके पिछले 50 दिन से किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ओपिनियन हमने उसकी बना ली कि जी वो नहीं रहने देंगे। ये बाहर जो उसके हव्वे बने हुए ना, जो खौफ पैदा, लेकिन इसार साहब उनकी नामजदगी भी तो उन्होंने जेल से बैठ के की थी ना, और गंडापुर को भी उन्होंने लगवाया, उन्होंने हटाया, सोहेल अफरीदी को उन्होंने लगाया, तो वो जेल से बैठ के अफेयर्स तो रन कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस खौफ की बात कर रहा हूँ कि वो उन्हें नहीं रहने देंगे। वो जो लगाया वो तो कैटेगोरिकली क्लियर है कि लगाया या हटाया। ये जो एक परसेप्शन बनाई जाती है ना कि इमरान खान, ये इसके लिए बहुत नुकसानदेह है। ये परसेप्शन के वो बाहर आके किसी को माफ नहीं करेगा, ये इमरान खान के लिए बड़ी नुकसानदेह है। या मैं जिंदा गाड़ देगा, ये नहीं, ये इमरान खान को कोई हेल्प नहीं करती कि वो गब्बर वापस आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, ये उसके लिए नुकसानदेह है। ठीक है इसार साहब, प्लीज आई होल्ड यू है। शिफा, आपने कहा कि ये बहुत क्लियर है कि वो चाहे एहतजाज करें या मुज़ाकरात करें, लेकिन पीटीआई के अंदर ये बहुत कन्फ्यूजन है। वो कह रहे हैं कि हमें भी देखना है कि अचकज़ई साहब क्या करेंगे। कल फैसल चौधरी कह रहे थे कि बिल्कुल वी हैव टू सी कि वो क्या करेंगे, उनके पास क्या स्ट्रैटेजी है। अच्छा, फैसल चौधरी और फवाद चौधरी वगैरह तो दोनों भाइयों का अपना स्टेटस भी अभी क्लियर नहीं है कि वो कहाँ पर खड़े हैं। और कोई कहता है, कभी पता चलती है बात कि इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, कभी कहते हैं कि नहीं हमें इमरान खान से मिलना है, हमें खान साहब ने पैगाम भिजवाया। सो उनका तो अपना स्टेटस अभी क्लियर होना है, तो उनकी बात पे तो मैं इतना कॉमेंट नहीं करूंगी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और दोनों के साथ एक ताल्लुक भी है। लेकिन एक चीज बतूल, अचकज़ई साहब के आपने इसार राना साहब से पूछा कि उनका क्या माइंडसेट होगा और वो किस तरह से इस सिचुएशन को नेविगेट करे। अचकज़ई साहब के हवाले से जो पहली इंटरेक्शन एक और हमें जो जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के बकौल अचकज़ई साहब को वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की इनविटेशन मौजूद है कि वो आएँ, वो मुलाकात करें बतौर अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म से। और अचकज़ई साहब ने उसके जवाब में ये कहा है कि पहले मैं अडियाला जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं वज़ीर आज़म से मिलने आऊँगा। तो अब यहाँ पर भी एक और सवाल है कि उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी कि वो अडियाला जाकर फिर वजीर आजम से मिलना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत उनको अडियाला में मुलाकात कराने के लिए कोई फैसिलिटेशन देती है, उनकी मुलाकात अडियाला में इमरान खान से होती है या नहीं होती। अगर तो हो जाएगी तो ये पीटीआई के लिए, इस तहरीक के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन शिफा, वो तो गवर्नमेंट ने क्लियरली कल भी कहा है कि कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 8 फरवरी के हवाले से गवर्नमेंट का एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम कोई मुलाकात फैसिलिटेट नहीं करेंगे। लेकिन रिगार्डलेस मुलाकात अगर नहीं भी कराएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई की तरफ से कोई किसी किस्म का 8 फरवरी के हवाले से एहतजाज देखने में नहीं आएगा। एहतजाज वो करेंगे और एहतजाज होगा। जितनी मेरी अपनी नॉलेज या जितनी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी बहुत छोटे मोटे जराए से खबरें जो मेरे तक आ रही हैं, 8 फरवरी के हवाले से पीटीआई का कोई ना कोई धड़ा, कोई ना कोई फैक्शन या कोई ना कोई जो पार्ट है, डिपार्टमेंट कह ले उसको हम, एक सीएमकेपी का डिपार्टमेंट है, जाहिर है उनके पास एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है तो एक वो अलग कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनका एक अलग कंपार्टमेंट है जो कि
कभी कभी नजर आता है हमें। और पिछले दिनों तो अडयाला जेल के हवाले से उन पे बड़े सवाल हो रहे थे कि वो क्यों नहीं जाते, तो थोड़े से वो एक्टिव भी हमें हुए नजर आए। फिर एक और कंपार्टमेंट है जो कि दरमियान के लीडरान का है, जिसमें जो दीगर लोग हैं जो इस्लामाबाद में हैं या अदरवाइज पोजीशन होल्डर्स हैं पार्टी के, जो पार्टी के ऑफिस होल्डर्स हैं वो हैं, उनका एक कंपार्टमेंट है। सो कहीं ना कहीं से एहतजाज तो हमें नजर आता हुआ। लेकिन शिफा, ये जो आप बात कर रही हैं ये बहुत अहम है कि आप कह रही हैं कि ग्रुप्स में हमें एहतजाज नजर आता है, और राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, सीनियर लोगों से बात होती है, तो जो मज़ामती ग्रुप है वो बात आगे नहीं बढ़ने देता। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये मज़ामती ग्रुप है, इसके पास ज़्यादा ताकत होनी चाहिए पीटीआई के अंदर, या बेस्ट गौहर जैसे लोगों में जो आप कह रही हैं जो रिलक्टेंट थे जेल जाने में क्योंकि उनके तरीका और है चीज़ों को हैंडल करने का, तो जब तक ये डिवीज़न रहेगी फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बात वहीं पर पीटीआई के लिए भी रुकी हुई है और गवर्नमेंट के लिए भी। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमारी भी बात वहीं पर रुक जाती है तो इसमें किसी हद तक हकीकत भी है बतूल। लेकिन आप ये भी जहन में रखें कि जो इस वक्त का अभी ऑपोजिशन लीडर बन गया है उसके भी दो माइंडसेट्स हैं। जब वो हमारे इंटरव्यूज में बैठते हैं, या मैंने तो खुद अचकजई साहब के साथ 2-4 इंटरव्यूज किए हैं, तो उसमें भी जब मैंने उनसे पूछा, एक मरतबा पीटीआई ने कोई डेट दी हुई थी एहतजाज की, तो और बातचीत मज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा था, तो मैंने अचकजई साहब से पूछा कि अचकजई साहब अगर मज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या एहतजाज है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एहतजाज करेंगे। मैंने कहा लीडरान निकलेंगे, पीटीआई के लोग निकलेंगे? उन्होंने कहा हम उन पे पता नहीं कौन सी दुआ फूंक के उनको बाहर निकालेंगे, हम निकलेंगे। तो ये अचकजई साहब का भी माइंडसेट में एहतजाज भी है और बातचीत भी है। बातचीत इसलिए भी वो आसानी से गवर्नमेंट के साथ करने की पोजीशन में है कि उनका गवर्नमेंट के साथ एक पुराना इक्वेशन मौजूद है, जिसमें कि नवाज शरीफ साहब भी हैं, अचकजई साहब भी हैं, एक दो मूवमेंट्स, कई मूवमेंट्स बल्कि इन्होंने साथ भी चलाई हुई हैं, साथ आवाज उठाई हुई है उन राइट्स के लिए, जिनको खैर अब तो नून लीग याद नहीं रख रही, लेकिन अदरवाइज उसमें अचकजई साहब। लेकिन शिफा, इसी को आगे बढ़ाते हैं इसार राना साहब, लेकिन अचकजई साहब की लिमिटेशंस भी हैं। शिफा कह रही है कि वो मेंटली क्लियर हैं कि उन्होंने एहतजाज ही करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 खिलाड़ी छोड़े हुए हैं मैदान के अंदर। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि क्या आप अगली कॉल पे मरने के लिए तैयार हैं? वो चाह रहे हैं कि लोग फूंक मारने से निकले, और सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि आप मरने के लिए तैयार हो जाए। तो दे आर 2 एक्सट्रीम्स। देखें ना, यही बात मेरी बात की वो होती है ना कि एक बहुत तेज खेल रहा है, बहुत तेज बॉलिंग कर रहा है, मरने मराने पे गया हुआ है। एक जो है वो एक शाल ओढ़ के बड़े धीमे लहजे में कहता है कि जी मुज़ाकरात कर लेते हैं, नहीं तो फिर एहतजाज होगा। सोहेल अफरीदी तो फिर तैयार है। तो अभी हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। देखें ना, क्या कोई आइन, कोई कानून, दुनिया का कोई सिस्टम ये कहता है कि एक कैदी को आपने मिलने नहीं देना? लेकिन निसार साहब, ये जो अपॉइंटमेंट है ये हुकूमत की तरफ से एक बड़ा जेस्चर ही तो है। बेशक ये थोड़ा डिलेड था, लेकिन हम लोग तो इसको इस तरह भी रीड कर रहे हैं कि ये एक अच्छा स्ट्रोक है, और अब बॉल पीटीआई के कोर्ट में। ये कौन सा जेस्चर है भाई? ये उनका हक था। जेस्चर क्या, ये को उन्होंने पल्ले से कोई चीज अपनी सेक्रीफाइस करके दी है? जेस्चर तो तब होता जब वजीर आजम सीएम केपीके को कहता कि अच्छा भी जाएं आप जाके अपने लीडर से मिल लें और उससे हिदायत ले लें कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए माहौल को। ये जेस्चर है। लेकिन सर माजरत के साथ जो हालात है उसमें गवर्नमेंट ने ये करेज दिखा दी उनकी अपॉइंटमेंट की, इसकी तो तारीफ बनती है ना। मैं वो तारीफ करना चाहता हूं। पूरा सवाल किया आपने। मैं आपको मैं सलाम पेश करता हूं कि मौजूदा हालात में अगर उन्होंने इतना भी कर दिया तो बड़ी बात है। तो उससे मेरी बात आपने क्लियर कर दी कि सिस्टम इनके हाथ में, ये कर देना भी बहुत बड़ा कारनामा है। तो फिर उसमें पीटीआई को शुक्रगुजार होना चाहिए और पीटीआई को आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार किस चीज का होना चाहिए? उन्होंने भीख में दिया कोई चीज जो शुक्रगुजार हो? इसार साहब, इतनी लड़ाई का मार्जिन नहीं है ना, जितनी हम लफ्जी गोलाबारी करते हैं उसका मार्जिन नहीं है, आपको भी पता है। लेट्स बी रियल, तो हम इसका नहीं लड़ सकते जैसे हम लड़ना चाहते हैं। लड़ाई अपनी जगह पे है और जो पार्लिमानी निजाम का प्रोसीजर है वो अपनी जगह पे है, उसका इस लड़ाई से क्या ताल्लुक है? अच्छा, अब नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि जो अचकजई साहब हैं वो सिर्फ फ्लोर तक रहेंगे, फ्लोर पे ही तकरीरें करेंगे और वहीं पे वो प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है, वो क्या करेंगे? देखें, मैं बताऊं, मैं आप दोनों से बहुत बड़ा हूं। मेरी उम्र, आपकी उम्र और शिफा की मिला लेना तो अचकजई की सियासी उम्र बनती है। वो इस फील्ड का इतना पुराना खिलाड़ी है कि पाकिस्तान में जो चंद 1-2 उंगली पे गिने जा सकते हैं ना, उनमें से एक है।
तो वो खाली ये उन्हें कोई इस बुढ़ापे में ये कोई शौक नहीं है कि उनको अपोजिशन लीडर मिल जाए, वो जो बचपन का उनका ख्वाब था वो पूरा हो जाए। अगर वो ये सब कुछ ले रहे हैं और कर रहे हैं तो उनके पीछे पूरा एक कोई ना कोई दिमाग में प्लान होगा। तो फिर नवाज शरीफ, यानी कि इसका मतलब है कि नवाज शरीफ इज द की प्लेयर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। अब नवाज शरीफ के पास सिस्टम को आगे लेके जाने की नया एक फॉर्मूला है और उसमें अचकज़ई उनके साथ है। हाँ, एक जो कहा जा रहा है कि जी उनको बनाने में नवाज शरीफ साहब का बहुत हाथ है, तो मुझे एक बात समझ आई कि इस पाकिस्तान में जो काम आईनी तौर पे रुकता है उसके पीछे नवाज शरीफ होते हैं। मुझे एक बात समझ आ गई है कि जो काम आइन कह रहा होता है अभी कर दें और नहीं हो रहा होता तो उसके पीछे नवाज शरीफ साहब होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐन मौके पे फिर वो करवा के हीरो बनना होता है। तो ये कौन सा हीरोशिप है भाई? हाँ, अचकज़ई साहब के का एक प्लस पॉइंट पाकिस्तानी सियासत को मिल सकता है, वो ये कि वो नवाज शरीफ के भी करीब रहे, जरदारी के भी करीब रहे। अगर वो चाहें तो इन दो लोगों को इस बात पे ला सकते हैं कि काका कल नु तुम्हारी वारी भी आ सकती है। ठीक है शिफा, उन्हें तो चल लिया 3 साल। शिफा को शामिल करते हैं। शिफा, आप सुन रही है? 3 साल, एक जुमला सुन ले। जी जी। उसने तो 3 साल झल लिया, अब आप नहीं झल सकते, तो बेहतर यह कि अभी बैठ के कोई रास्ता निकाल लें, नहीं तो कल आपके लिए बहुत बुरा होगा। अच्छा शिफा, कल से जो खबरें चल रही हैं उससे ये तासुर तो पूरी तरह ज़ायल हो चुके हैं कि नवाज शरीफ पॉलिटिकली रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने सारा इख्तियार मरियम और शहबाज शरीफ को दे दिया है, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट हुई है इसमें री एंट्री करवा दी है नवाज शरीफ की सियासी बहस में। रिटायरमेंट तो देखिए, मैं उनकी सियासी तौर पर रिटायरमेंट तो मतलब मैं ये वर्ड ही नहीं यूज करती उनके लिए, लेकिन उनको अपने अवाम को जिसको उन्होंने अपने नारे शारे दिए थे, वोट को इज्जत दो, फलाना टिमकाना, वो नारे या वो बयानियां वो किसी को नहीं दे पाए। नवाज शरीफ साहब की मज़ाकरात के प्रोसेस में किसी किस्म की कोई से हमें नजर नहीं आई। आने वाले वक्तों में या कल मिसाल के तौर पे दोबारा इलेक्शन होता है तो आपको क्या लगता है अवाम को वो कन्विंस कर पाएंगे कि भाई तुम लोग वोट मुझे डालना और इमरान खान को मत डालना? मतलब यहाँ तक आप देखें कि जब आप ये कह रही थी, अच्छा वो भी एक पॉइंट मुझे याद आया कि आपने कहा कि इस बात पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अचकज़ई साहब वो ऑपोजिशन लीडर बन गए, उनकी नामजदगी वगैरह हो गई, ऑफिशियल हो गया सारा। अचकज़ई या अदालत के हवाले से कोई बात आप कर रही थी, मुझे आपकी आवाज़ कट रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी बात वो समझ में आई कि अदालत में सारा मामला आया, समथिंग लाइक दैट। आरसा आपने कुछ कहा था? नहीं, अदालत का मामला नहीं कहा था, लेकिन आप जवाब कंटिन्यू कीजिएगा जो भी आप करना चाहें। नहीं, आपने कहा था कि मुझे एक्चुअली वो पॉइंट नहीं समझ में आया था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान में कोई बात आई कि अब मामला अदालत में है और अदालत के पास इख्तियार है, अब अदालत में देखते हैं। अदालत में मामला उतना ही बाइख्तियार है जितना आपको मैं बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 5 केसेस में तकरीबन 9 मई के हैं और कुछ और होंगे, उनमें बरियत हुई हुई है, लेकिन वो अंदर बैठे हैं। तो बस इतनी ही अदालतों का इख्तियार है, उससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ और आप भी क्या सुनना चाहेंगी। तो ये बस अदालतों की सारी कार्रवाई है। तो अदालतों से ज्यादा उम्मीद, मैं तो वैसे ही कहती रहती हूँ कि ज्यादा उम्मीदें ना लगा के रखें, जिसको होना होता है दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, दुआ में। लेकिन शिफा ये बता दें कि अभी चूंकि ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ये जो भी हुआ है नवाज शरीफ की इंटरफेरेंस से हुआ है, अब क्या अगर नवाज शरीफ ज़्यादा पॉलिटिकल, क्योंकि ये भी खबरें कि दोनों तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिकल स्पेस दें जितना भी मुमकिन हो सकती है, और इसमें PMLN भी ऐसा चाहती है और अचकज़ई साहब के साथ जो उनकी बात हुई थी उसके बाद भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो शिफा ये प्रिसाइजली बताइएगा कि फिर सिस्टम को चेंज करना, री इलेक्शन की तरफ जाना या मुतालबात में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, इसके ऊपर मज़ीद बातचीत देख रही हैं? मैं मुतालबात में फ्लेक्सिबिलिटी तो देखें, एक तरफ मुतालबात में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, दूसरी तरफ जो मानने वाले हैं उनकी तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी कि वो भी आउटराइटली नो नहीं कर सकते या कह सकते हर बात के हवाले से जो भी उनसे मुतालबा किया जाएगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती। फ्लेक्सिबिलिटी मुझे कोई खास नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जरूर धड़का लगा हुआ है, हुकूमत हो या नवाज शरीफ साहब हो, कि कल को इलेक्शन होंगे, कल को दोबारा हमने अगर अवाम में जाना है तो अवाम के पास हम क्या लेके जाएंगे। कारकर्दगी में मुझे नहीं पता, रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई इमरान खान का ही पुराना मंसूबा रीलॉन्च कर रहे होते हैं अपनी तस्वीर लगा के, जिस तरह आजकल में हमसे। बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे और ये वैलिड और भी पॉइंट्स हो जाते हैं जब हम कल की SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेट करते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअली ये बहुत परफॉर्मेंस का बड़ा चैलेंज है। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।